हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फिलर फॉर्म। फिलर फॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट क्लास में जुड़ते जाएं। काफ़ी बच्चे जुड़ भी गए हैं। हरी जी, शाहीन जी, बबली जी, खुशबू जी, सविता जी, प्रियंका जी, ज्योत्सना जी, माही जी और मंजूषा जी, प्रतीक्षा जी, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आप लोग सब कैसे हैं? तैयारी आप लोग की कैसी चल रही है? बाकी सब्जेक्ट्स का क्या कंडीशन है भाई? सब अच्छे से पढ़ रहे हैं? सारे सब्जेक्ट ध्यान दे रहे हैं ना? सभी सब्जेक्ट पे आपको ध्यान देना है और जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है उसको आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए। तो आज की भी हमारी क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है और कल जैसे हमने मैप पे ही काम किया था, पूरा मोस्टली पूरी हमारी मैप से ही रिलेटेड क्लास थी। आज की भी हमारी ऑलमोस्ट मैप से ही रिलेटेड क्लास है। तो अपना आप लोग मैप ओपन करके ही रखेंगे ताकि आप लोगों को इजी हो जाए। और एक बार आप लोग मैप में प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ ओपन मैप में, और दिन फिर आप बाद में एक बार वीडियो चला कर देखिए और फिर मैप को क्लोज करिए और फिर याद करिए कि आपने क्या क्या किया था। तो वो रिकॉल जब करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद आएंगी, ठीक है ना? तो एक बार आप मैप देख करके प्रैक्टिस करिए, फिर विदाउट मैप। मैं भी बढ़िया हूँ। ठंड तो काफ़ी है यहाँ पे और होनी भी चाहिए। जो सीज़न है उस सीज़न के अकॉर्डिंग हमारा होना भी चाहिए ठंड, नहीं तो फिर मज़ा कैसे आएगा? सब तरह का सीज़न का एक जो इन्जॉयमेंट होता है वो हमको करना चाहिए। बढ़िया है, ठंड है, अच्छी लग रही है ठंड। चलिए तो आगे देखते हैं। फिलअप फॉर्म जो है एक एजुकेशनल आपकी वेबसाइट है जिसमें आपकी सीटेट और नेट की क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं। और जो जो क्लास से जुड़ना चाहते हैं वो सब्सक्राइब तो कर ही चुके हैं चैनल को। जिन्होंने नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि आप लोगों को सारी जो क्लास है पता चल जाएगी कि कब कब कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं। और ईवीएस की जो हमारी क्लास है वो उसकी टाइमिंग जो है 6 to 7 PM है। और मैं सोनाली, आपकी ईवीएस टीचर, आपका फिलअप फॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, ठीक है? तो ये हमारी टाइम टेबल है। जो जो क्लासेस अभी हमारी फ़िलहाल चल रही हैं उसका टाइम टेबल ये है। जो भी नए स्टूडेंट हैं जिन्हें नहीं पता है वो देख सकते हैं। ठंड कहीं ज़्यादा कहीं कम हो रही है। यहाँ कुछ दिनों ठंड कम थी बट अभी फिर से वापस ठंड फील हो रही है। ओके, हिंदी वाली क्विज़ नहीं है अवेलेबल, ठीक है। ये भी हम नोट डाउन कर लेते हैं, आपकी बात हम सर तक पहुंचाएंगे। ठीक है ना? हिंदी क्विज़ में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। चलिए ये नोट डाउन कर लिया। मैं मैसेज कर देती हूँ एवरीडे। जो भी आप लोग की प्रॉब्लम रहती है ना वो हम वहाँ तक आप सर को पहुँचा देते हैं ताकि जो भी दिक्कत होती है वो समझ पाएँ। हाँ, संस्कृत की क्लास पहले चल रही थी बट अभी संस्कृत में क्लास जो है नहीं चल रही है, क्योंकि बच्चे जब क्लास चलती थी तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो इसलिए फिर क्लास को बंद कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा टाइम टेबल जो नए हैं वो नोट कर चुके होंगे। और ये सारी क्लासेस जो है आपकी 100% फ्री है, कोई भी आपको चार्जेस नहीं लग रहे हैं। आप सभी जानते हैं जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो सिर्फ यूट्यूब में आते हैं डायरेक्ट क्लास से
जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो साइंस का आप लोगों को चल रही थी क्वेरी कि भाई साइंस की क्लास नहीं हो रही है पेपर 2 के लिए, ईवीएस जो है वो पेपर 1 के लिए है और साइंस की आपकी है पेपर 2 के लिए। ठीक है, तो पेपर 2 की जो क्लासेस है वो आपकी एवरीडे जो है मंडे टू सैटरडे, उसका टाइमिंग 1 बजे से है दोपहर को। ठीक है, 1 से 2, और ये 12 दिसंबर से क्लास जो है स्टार्ट हो चुकी है। आगे हम देखते हैं कि सीटेट का आपका एक क्रैश कोर्स शुरू किया गया है जो पेपर 1 एंड 2 के लिए है और जिसकी कीमत सिर्फ 199 है, जिसके बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। और यहाँ पर आपको ये जो फुल क्लासेस हैं ये मिल जाएंगी, 500 MCQs, 20 PYQs, मॉक टेस्ट, ये सारी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो ये अभी आपको 95% ऑफ में ये ऑफ़र आपको है। तो जिनको भी ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। ओके, आज भी आपका नहीं ओपन हो रहा है लिंक। मैंने मैसेज तो किया था सर को, आप एक बार ये जो नंबर शो होता है ना, इस नंबर पे एक बार आप कांटेक्ट करके देखिए। ठीक है, हाँ, तो आप एक बार इस नंबर पे कांटेक्ट करके देखिए, तो फिर देखिए क्या बताते हैं। कुछ ना कुछ आपसे मिस्टेक हो रही है क्योंकि बहुत बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया है, वो विन भी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकता है आपसे हो रही है। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये जो हमारी सीटेट की क्विज चल रही है पेपर 1 एंड 2 के लिए, ये स्टार्ट हो चुकी है। इसकी टाइमिंग जो है 5 PM से है और इसमें देखिए आपको 18 दिसंबर को एक 7 बजे आपको एक मौका मिलेगा फ्री ईयरफोन जीतने का। ये फिलअप फॉर्म की तरफ से एक गिव अवे है जिसमें आप पार्ट ले सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके जानकारी जो भी है ले सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं वहाँ पे। और ये जो है लीडर बोर्ड है, जो विन किए थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनमें ये लोगों ने विन किया है। नीतू यादव जो है फर्स्ट पोजीशन पे हैं, सेकंड जो है जतिंदर हैं, थर्ड जो है गुणप्रिया हैं, फोर्थ पुनीत कौर हैं और फिफ्थ है अर्चना। तो इस तरह से ये जो बच्चे हैं ये ज्वाइन भी कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा देखिए कि कहाँ गलती हो रही है। तो हाँ, एक बार ट्राई करके देखिए, रिफ्रेश कर भी लीजिए, और कहीं मुझे लग रहा है कोई मिस्टेक, कोई एक स्टेप छूट जा रहा है आपका, शायद इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम क्लास की तरफ। और सबने मैप ओपन कर लिया होगा और पेंसिल पेन और एक डायरी जो भी आप रखते हैं जिसमें आपने नोट्स तैयार किए हैं उसको सामने ओपन कर ही लिया होगा, क्योंकि आज आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी डायरी पेन की और मैप की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ओपन योर मैप्स एंड कॉपी पेन ले लीजिए, डायरीज ओपन कर लीजिए अपनी। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल फ्रॉम लखनऊ टू रांची एंड फ्रॉम रांची टू भुवनेश्वर। लखनऊ से रांची और रांची से भुवनेश्वर की यात्रा की दिशा क्या होगी। कोई व्यक्ति है जो लखनऊ में है, लखनऊ से वो रांची जा रहा है और रांची से फिर भुवनेश्वर जा रहा है, तो उसकी दिशा क्या होगी आपको बताना है। मैप नहीं है तो एक ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, मैप में प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सटीक रहेगा, आपका जो भी डायरेक्शंस वगैरह है ना वो आपकी बिल्कुल परफेक्ट रहेंगी टीना जी, इसलिए एक रेफरेंस के लिए आपको मैप रखना चाहिए अपने पास। आज मैं इसमें आप लोगों को कोई भी तरह का हेल्प नहीं करूंगी, ये आप लोग को खुद करना है सॉल्व, क्योंकि इतने दिन से मैं मैप में रेगुलर बता रही हूँ, तो आज मैं ज़्यादा मैप मैंने शो नहीं किया, ये आप लोग खुद करेंगे और देखेंगे कि आपका कहाँ गलती हो रही है। इसका राइट आंसर जो है वो ए आएगा, ज़्यादातर लोग का सी आ रहा है। देखिए पहले दक्षिण पूर्व की ओर आप जाएंगे, आप लखनऊ में है ना और रांची जा रहे हैं, तो पूरी तरह से आप ना दक्षिण की ओर जाएंगे और ना पूरी तरह से आप पूर्व की ओर जा रहे हैं, बिल्कुल सीधी लाइन नहीं होगी आपकी, हल्की सी तिरछी होगी, आप देखिए, इसलिए इसको दक्षिण पूर्व माना जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आप पूर्व की तरफ नहीं जाएंगे या दक्षिण की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप हल्का सा टेढ़ा होगा देखिएगा लाइन, जो आप लोग मैप में ओपन करके देख रहे हैं, इसलिए उसको दक्षिण पूर्व माना जाएगा। और फिर सीधे सीधे आप कहाँ चले जाएंगे, रांची से भुवनेश्वर बिल्कुल नीचे है देखिएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो इस तरह से ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो मैप में अभी आप लोग निशान लगा करके देखिए कैसे हो रहा है,
और हल्का सा देखिएगा कि स्लाइड जो है वो हल्का सा टेढ़ा होगा, एकदम सीधा सीधा पूर्व की तरफ या पूरी तरह से दक्षिण की तरफ भी नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल व्हेन पर्सन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बीकानेर टू जयपुर एंड फ्रॉम जयपुर टू गांधीनगर। अब देखिए, यात्रा की दिशा जब व्यक्ति बीकानेर से जयपुर जा रहा है और जयपुर से गांधीनगर की यात्रा कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जरूर आएंगे। व्यक्ति जो है बीकानेर में है और जयपुर की तरफ जा रहा है, तो मैप तो मैंने काफ़ी दिन पहले से आप लोगों को बोला हुआ है कि आप लोग मैप एक ले करके रखिए, मैप आप वॉल पे टांग के रखिए। मैंने ये भी कहा था, आप लोग के लिए काफ़ी इजी हो जाता। तो निधि जी का बस आंसर आया है इसमें ए इज़ द राइट आंसर। बाकी लोग आंसर भी नहीं कर रहे हैं, क्या बात हो गई? आज सुस्त हैं, जोश में कमी आ गई है आज, क्या बात हो गई? सबको ढीले ढाले सब लग रहे हैं काफ़ी। तो इसका राइट आंसर जो है वो ए है। देखिए, पहले वो दक्षिण पूर्व की ओर जाएगा और फिर दक्षिण पश्चिम की ओर जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से पूर्व या पूरी तरह से दक्षिण की ओर नहीं है। और पूरी तरह से देखिए, जब गांधीनगर जा रहा है तो पूरी तरह से दक्षिण और पूरी तरह से पश्चिम भी नहीं है, तो इसलिए दक्षिण पश्चिम रहेगा। और जब वो बीकानेर से जयपुर की ओर जाएगा तो आप देखिए दक्षिण पूर्व की तरफ जाएगा। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग करेक्ट करिए अपना, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक तो मिलने ही मिलने हैं जो मैप से रिलेटेड, ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, 2 भी आते हैं, कभी कभी 3 भी आते हैं। तो 2 तो मतलब 1 से 2 तो आने ही आने हैं हर हाल में, जिसमें कि आपको इस तरह से डायरेक्शंस पूछे जाएंगे। फिर एक आपका आ जाता है कि कौन सा बॉर्डर किसके साथ टच है, ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, फिर एक डिस्टेंस स्पीड वाला आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड पूछा जाएगा। उसके बाद एक में दिया जाएगा जिसमें आपको फॉर्मूला फिट करना है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, वो वाला भी है। तो इस तरह से ये 4-5 क्वेश्चन बेसिकली बनते हैं जो मैप से रिलेटेड आपके पूछे जाते हैं। और ये आपका जो ट्रैवल वाला जो टॉपिक आपका है, जो थीम आपकी ट्रैवल की ली गई है, उसमें से ये सारे आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रायपुर से भोपाल की यात्रा किस दिशा में होगी? बहुत इजी है, बिल्कुल सिंपल। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल फ्रॉम रायपुर से भोपाल? नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट? बहुत ही सिंपल है ये वाला। थर्ड का आंसर करेंगे फटाफट। माही जी का आंसर सबसे पहले आ गया, वेरी गुड। हाँ, ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन, इसलिए ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। और राइट आंसर जो है ए है, बिल्कुल सही सबका आंसर आ रहा है, वेरी गुड। नॉर्थ वेस्ट की तरफ आप जाएंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही तरफ का ही पूछा गया है। तो ये थोड़ा सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो गया है। बट ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो डबल वाले ही रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब 1 प्लेस टू अनदर, देन अगेन अनदर प्लेस। तो इस तरह से 2 से 3 प्लेस को कंटिन्यू करके पूछा जाएगा। तो ये तो काफ़ी सिंपल हो जाता है। सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं, प्लस करते जाइए, अपने नंबर में ऐड करते जाइए सभी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सी दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है? Which of the following is the highest road in the world? दुनिया की सबसे ऊंची सड़क है ये। श्रीनगर कारगिल लेह, लेह मनाली हाईवे, श्रीनगर मुजफ्फराबाद हाईवे और कराकोरम हाईवे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन। और जितने लोग अब नए हमारे साथ जुड़ गए हैं सभी को गुड इवनिंग। और इसका राइट आंसर जो है वो होगा बी, लेह मनाली हाईवे।
इसको आप अच्छे से नोट डाउन करके रखिए, गलती मत करिएगा, ठीक है। सबसे हाईएस्ट रोड जो है यहीं का है, ये हाईएस्ट रोड ऑफ द वर्ल्ड है, लेह मनाली हाईवे। और लेह में ही आपका मैग्नेटिक हिल भी आता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा। सभी करेक्ट करेंगे, कई लोगों की गलतियां हुई हैं, वो लोग अपना करेक्शन करेंगे आंसर में। लेह मनाली हाईवे इज द हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज इज लॉन्गेस्ट इन लेंथ। अब ये वाटरवेज की बात हो रही है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग लंबाई में सबसे बड़ा लंबा है। लेंथ बतानी है कि लेंथ वाइज कौन सबसे लंबा है, ये मैं एक बार आप लोगों को पढ़ा भी चुकी हूं। ये ट्रेवल वाले चैप्टर में आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी था। इसका राइट आंसर आना शुरू हो गया है। राइट आंसर इज ए, इलाहाबाद हल्दिया। सब आंसर नोट डाउन करके रखेंगे, मिस्टेक्स जो हो रही हैं उसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, क्योंकि इसमें कोई अंदाज नहीं लगाना है, ये फिक्स्ड है आंसर कि यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल लिख करके रखिए कहीं अच्छे से कि आपको याद रहे ये चीज़ें। देखिए स्क्रीन पर जब आंसर आ जाता है उसके बाद आंसर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप स्क्रीन पे आंसर आने के पहले अगर आंसर करते हैं तो वो सही है, अदरवाइज तो कोई फ़ायदा नहीं है आप आंसर कर रहे हैं तो। तो निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग, ये राष्ट्रीय बात हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो नेशनल जो हाईएस्ट रोड की बात की गई थी वो वर्ल्ड की बात की गई थी, ये आपका राष्ट्रीय जलमार्ग की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ भारत के लिए बात की जा रही है, ये सब चीज़ें भी आपको गौर करनी है, ध्यान रखनी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा ए, इलाहाबाद हल्दिया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज अल बरूनी, अल बरूनी कौन था, इसके बारे में भी ट्रेवल वाले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि एक यात्री जिसने भारतीय लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की। दूसरा कुतुबशाही सुल्तान जिसने लगभग 40 वर्षों तक हमारे देश पर शासन किया। थर्ड है अफगानिस्तान का एक व्यापारी जो हमारे देश में सूखे मेवों का बाजार का अध्ययन करने आया था। और डी है उज्बेकिस्तान का एक यात्री जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है। ये ट्रैवलर वाले में से ही सब क्वेश्चंस हैं, है ना। तो ट्रैवलर के बारे में भी मैंने बताया था, इब्न बतूता था उसमें, अल बरूनी था, और कई सारे जो चाइना से आए थे उनके भी नाम थे, वेंगसांग था, फाहियान था। ये सब के बारे में मैंने अलग अलग से आप लोगों को बताया था, जो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है ना। हाँ तो इसका जो आंसर आ रहा है वो फटाफट आ रहा है, वेरी गुड। तो ये जो है डी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर किया है। उज्बेकिस्तान का एक यात्री जिसने एक पुस्तक लिखी जो हमारे देश के अतीत को जानने में सहायक है, ये था अल बरूनी के बारे में। बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। Harpreet wants to suggest to her students are to how an individual can contribute in the best possible way towards environmental protection. Her best suggestion would be. हरप्रीत अपने छात्रों को सुझाव देना चाहती है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सर्वोत्तम संभव तरीके से योगदान दे सकता है। उनका सबसे अच्छा सुझाव क्या होगा। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करना, निजी वाहन जैसे कार स्कूटर आदि न रखें, घर से बाहर बार बार यात्रा करने से बचें, और लास्ट है निजी वाहन के इंजन की नियमित जांच कराएं। ये भी ट्रेवल से ही आपका रिलेटेड हो गया क्वेश्चन।
मंजूषा जी का आंसर आ गया सबसे पहले, वेरी गुड। ए आया है उनका आंसर, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है लग रहा है। हाँ, तो 7 का आंसर लगभग लोगों का ए आया है। देखिए इसमें एक चीज़ आप इसमें नोटिस करिएगा, ये क्वेश्चन आपको इस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है कि चारों अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है 3 ऑप्शन रहते हैं और लास्ट वाला एक कर देता है उपयुक्त में से सभी। तो मान लीजिए कि इसमें भी आपके पास ऑप्शन दे देता ए, जो ए है कि यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, ठीक है। बी आपका कर देता निजी वाहन के इंजन के नियमित जांच कराएं और घर से बार बार यात्रा करने से बचें, और उपयुक्त में से सभी, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे टाइम में क्या कर सकते हैं, उपयुक्त में से सभी को भी चॉइस कर सकते हैं, क्योंकि भाई बार बार हमें क्या जाना है बाहर, कई लोग होते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा देर में जाएंगे बाहर, कभी जा रहे हैं तो चिप्स खरीद के ला रहे हैं, कभी थोड़े दूर फिर गए घर में आ गए, फिर जा रहे हैं शाम को। तो भाई आप एक ही बार में जाके सारी चीज़ें ला सकते हो, क्योंकि बार बार आप गाड़ी का यूज़ करोगे तो उतना ही आपका क्या होगा, पेट्रोल जो है वो ख़राब करेगा एनवायरनमेंट को और ज़्यादा धुआं निकल करके। तो इसमें सबसे अच्छा जो तरीका यही होता है कि यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, तो बेस्ट पॉइंट इज़ दैट। लेकिन अगर ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि उपयुक्त में से सभी, तो उपयुक्त में से सभी वाला आपको राइट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए निजी वाहन के इंजन की नियमित जांच कराएं, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें से कई बार बहुत धुआं निकलता है, जिसके कारण क्या होता है पर्यावरण में संतुलन जो है वो बिगड़ जाता है। और बी वाला जो ऑप्शन जो है वो कारगर इसलिए नहीं है कि भाई अपना निजी वाहन हम क्यों नहीं रखेंगे, कार स्कूटर आदि क्यों नहीं रखेंगे, कभी बस की हड़ताल हो जाए, कभी ऑटो की हड़ताल हो जाए, तो हम कहीं हमको इमरजेंसी हो जाए तो हम कैसे जाएंगे। तो ये पॉइंट किसी भी तरह से जो है वो सही नहीं है। तो हमें अपना गाड़ी अगर हम रख सकते हैं तो बिल्कुल हमें रखनी चाहिए, और अर्जेंट हमें कभी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो उसको यूज़ करना है। अब क्या है, कई लोग कहीं भी थोड़े भी दूर जा रहे हैं तो वो अपना 4 व्हीलर लेके जा रहे हैं, पास में आप पैदल जा सकते हैं फिर भी वो अपना स्कूटर लेके जाएंगे। तो ये चीज़ नहीं, आपको अगर पास कहीं जाना है तो आप पैदल जाइए, नहीं है तो आप साइकिल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो इससे हमारे पर्यावरण के लिए ही ये फायदेमंद होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ पर्सन बोर्डेड, देखिए यहाँ आपको ये एक बार इंग्लिश में शो होगा क्वेश्चन, फिर हिंदी में क्वेश्चन शो होगा, और देन आपका नेक्स्ट स्लाइड में पूरा उसका सोल्यूशन शो होगा। इसको आप अच्छे से देखिए, सोल्यूशन आप लोग खुद तैयार करिए कॉपी में, और फिर आप मैच करिए कि आपने जो बनाया है क्या वो सही है, उसमें गलती निकली तो कहाँ गलती निकली, ये आपको देखना है। तो क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, साथ साथ आप लोग उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए कॉपी में। अ पर्सन बोर्ड एन एक्सप्रेस ट्रेन, एक आदमी है वो एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ रहा है, ठीक है, 30 अगस्त को चढ़ रहा है, ये भी ठीक है, 2015 की बात है, ये भी ठीक है। चलिए, अहमदाबाद टू त्रिवेंद्रम, कहाँ से कहाँ जा रहा है, अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जा रहा है। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम इलाहाबाद, सॉरी अहमदाबाद एट 1330 पे वो क्या हुआ, निकल गया वहाँ से स्टेशन से, और त्रिवेंद्रम कब पहुँचा, 7:30 आवर्स में पहुँच गया, बिल्कुल ठीक है ये भी, ऑन 1 सितंबर, लेकिन पहुंचा कब है, 1 तारीख को पहुंचा है। अब आपको बताना है, और उसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है कि डिस्टेंस जो है वो कितना है, 2268 किलोमीटर। एवरेज स्पीड आपको निकालनी है कि कितनी हुई, ठीक है, क्लियर है सभी को क्वेश्चन। तो इसका फॉर्मूला क्या था पहले बताइए, कौन बताएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है एवरेज स्पीड का। लिख के बताइए इसमें मैसेज बॉक्स में। एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला था, माही जी का सबसे पहले आ गया, वेरी गुड। हाँ, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय आपका टाइम, ठीक है। ये शॉर्ट में आप लोगों ने s इज इक्वल टू डी अपॉन टी लिखा है, बिल्कुल सही। और d अपॉन s कौन लिखा है,
रोहित जी, पढ़ाई में ध्यान जो है सबका भटका हुआ है ना। अब यहाँ से अब सबको डांट पड़नी शुरू होगी। रोहित जी, कॉपी में अपने नोट सही करिए, आपने गलत फॉर्मूला लिखा है, आंसर गलत आएगा। हाँ, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है कि आपकी एवरेज स्पीड, आपको ज़्यादातर यही क्वेश्चन में आता है कि एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। आपको डिस्टेंस दे दिया जाता है क्वेश्चन में, आपको सिर्फ टाइम निकालना है, इसमें कुछ नहीं करना है। और तो डिस्टेंस को आप ऊपर रखेंगे और जितना टाइम आपका आता है वो आपको नीचे रखना है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान देने वाली है। देखिए, इसमें जो मेन चीज़ है वो 30 अगस्त की बात की जा रही है और पहुंच कब रहा है, वो 1 सितंबर को। तो आपको ये याद रखना है कि 30 अगस्त, अगर आप देखेंगे तो अगस्त कितने दिनों का होता है, तो ये आपको ये यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी। कई लोग क्या करेंगे, इसमें गलती कर देंगे। 30 के बाद 31 अगस्त भी रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपके सीधे 24 घंटों का अंतर आएगा। यस, माही जी का बिल्कुल सही आया, 42 आ गया इनका टाइम। ठीक है, 42 नहीं, ये आंसर 42 नहीं आएगा। 42 जो है आवर्स आएंगे, आपके घंटे आएंगे, ये सिर्फ टाइम निकला है माही जी। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए, ये तो सिर्फ टाइम निकला है। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ाते हैं स्लाइड, हिंदी में भी जो दिया हुआ है सेम चीज है। ठीक है, हाँ 31 अगस्त तक है। देखिए, तो 30 से 31 अगस्त तक के आपके 24 घंटे होंगे, फिर 31 से आपके 7 सितंबर तक जितने हैं वो देखना पड़ेगा। तो अब जो है इसका हम लोग एक बार सोल्यूशन देख लेते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगा। इसका आंसर वैसे डी है। देखिए, इसका आंसर जो है वो 54 मीटर आएगा। ठीक है, मिनट आएगा पर आर। ठीक है, तो इतना आपको देखना है कि इतना किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ये चलने वाला है। देखिए, इसका सोल्यूशन इस तरह से बनेगा, ध्यान से सब देखिएगा और नोट डाउन करिएगा। तो 42 जो है वो आवर्स निकले हैं, घंटे निकले हैं, ए आंसर नहीं आएगा इसका। देखिए, 30 अगस्त को वो चला है 13:30 पर। ठीक है, तो 30 से लेके 31 अगस्त तक 13:30 से 13:30 तक अगले दिन 24 घंटे होते हैं। और 31 अगस्त के 13:30 से लेकर के 1 सितंबर 1:30 बजे तक का टाइम, मतलब 1:30, ये 12 घंटे होते हैं। और उसके बाद फिर 1 सितंबर को 1:30 से 1 सितंबर को ही वो पहुंच रहा है 7 बजे करीब, है ना। इसका एक बार रिपीट देख लेते हैं कितना है। वो पहुंच रहा है 7:30 बजे, सॉरी 7:30 बजे। तो ये यहाँ पे बीच में 7:30 नहीं लिखा हुआ, 7:30 बजे पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाते हैं 6 घंटे और। तो आपके 24 घंटे, 12 घंटे और 6 घंटे, इसको आप ऐड करेंगे तो आपके कुल घंटे, कुल लगने वाला जो समय है वो आपका कितना आया, 42 घंटे आए। ये 42 घंटे निकले आपके। अब इसको फिट करना है हमको जो फॉर्मूला है उसमें, और फॉर्मूला में जब हम फिट करेंगे तो क्या आएगा, कुल हमारा जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में 2268, और उसके बाद डिवाइड कितने से करेंगे, 42 से हम करेंगे उसको डिवाइड, तो हमारा 54 आंसर आएगा। सबको समझ में आया? देखिए आंसर अब आप लोग एक बार निकाल के देखिए अपनी कॉपी में। यहां सिर्फ एक चीज ऐड करिएगा, ये लिखते वक्त छूट गया है लिखना। ये जो है ना, ये वाली जो जगह है यहाँ पे आप लोग 7:30 ऐड करिएगा। ठीक है, इससे लिखने में बहुत दिक्कत होती है मुझे, तो 7:30 ठीक है, क्योंकि 7:30 पे तो वो पहुंचा है ना, तो यहाँ पे आपका एक 7:30 ऐड हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो 1 सितंबर में वो 1:30 बजे से लेके 7, 7:30 तक पहुंचा है। ठीक है, ये आपका टाइम दिया हुआ है, तो ये 6 घंटे और निकल आते हैं। तो इसमें गलती कहाँ होती है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो अगस्त का महीना है वो 31 का महीना होता है। ये आपको इसमें मेन चीज जो है वो ध्यान रखना है, उसी में आपका एक दिन का गड़बड़ी हो जाएगा और सीधे सीधे आपके वो जो 12 घंटे के हिसाब है वो बिगड़ जाएगा।
ठीक, क्लियर हो गया सभी का? बाकी सब भी एक बार यस कर दो तो आगे बढ़ जाएं। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आप लोगों को निकालना है समय, और जो दूरी दी हुई होगी उससे डिवाइड कर देना है। बस ऊपर आपको दूरी लिखना है और डिवाइड करना है जो समय आएगा। ठीक है ना? चलिए भाई, 2-3 लोगों का तो यस आ गया है, तो आगे बढ़ जाए। वेरी गुड, क्लियर हो गया? सबने नोट डाउन किया कॉपी में? वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेबरिंग स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? निम्नलिखित में से कौन से जम्मू और कश्मीर के पड़ोसी राज्य हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है ये भी। जम्मू कश्मीर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड राजस्थान। वेरी गुड, 9th का बी आंसर जिन लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जो ए कर रहे हैं वो सुधार लेंगे भाई, ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर होगा आपका। हिमाचल प्रदेश और पंजाब से देखिए उसकी सीमाएं जो है वो टच होती हैं, पड़ोसी राज्य हैं। इसको पूछने का ढंग ये रहेगा, सीमाएं साझा करती हैं, पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, और सीमाएं बांटती है आपस में, सीमाएं जुड़ती हैं आपस में। इस तरह से क्वेश्चन को अलग अलग शब्दों में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बड़े ध्यान से देखिएगा। भारत में शुष्क मरुस्थल राजस्थान और लद्दाख में पाए जाते हैं। हिमालय पर्वत भारत में ही पाए जाते हैं। भारत पूर्व में म्यांमार से घिरा हुआ है, बांग्लादेश पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के बीच है। और डी है, भारत भी अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन जिस क्षेत्र की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद है। इसमें से एक गलत है और बिल्कुल तुरंत आपको दिख जाएगा वो गलती। इतना इजी क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आ रहा है बी, डी, डी। कितनी आसान चीज आप मिस कर रहे हैं ये सोचिए। अब आप ये बताइए कि भारत में सिर्फ हिमालय जो है वो भारत में ही है। सबसे पहला एकदम सीधे सीधे ये दिखाई दे जा रहा है आंसर। कितना इजी आंसर है इसका। हिमालय पर्वत भारत में ही पाए जाते हैं, तो ये गलत है। ये नेपाल में भी तो है हिमालय का पर्वत। जो एवरेस्ट का हम शिखर देखते हैं वो तो हिमालय का ही भाग है ना। तो ये वाला जो है इसमें कथन कौन सा गलत है पूछा गया है, ये ध्यान देना है आपको। ये नेगेटिव में है क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए आप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि ये सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि ये नेपाल में भी हैं। तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ वन इज गोइंग टू हैदराबाद फ्रॉम विशाखापट्टनम एंड देन टू इंदौर, इन विच डायरेक्शन दैट पर्सन विल बी ट्रेवलिंग? यदि कोई विशाखापट्टनम से हैदराबाद जा रहा है, पहले विशाखापट्टनम में है, फिर वो हैदराबाद जा रहा है और फिर इंदौर जा रहा है, तो वह व्यक्ति किस दिशा में यात्रा करेगा? विशाखापट्टनम से पहले वो हैदराबाद जाएगा, देन फिर इंदौर जाएगा।
तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी। जिन्होंने भी बी आंसर किया है दे ऑल आर राइट, बट ज़्यादा लोगों ने बी आंसर नहीं किया है, कंफ्यूज हो रहे हैं। मैप अपना देखिए, ये सारे क्वेश्चन आप लोग फिर से देखेंगे। आज मैं हेल्प के लिए मैप नहीं लाई हूँ, ये आपको खुद चेक करना है। इसमें कहाँ गलती हो रही है वो देखना है, खोजना है, समझना है, ठीक है। इसमें मैप में प्रैक्टिस ही आपको करनी पड़ेगी, इसका और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो देखिए इसका आंसर जो है बी होगा, पश्चिम पहले जाएगा। विशाखापट्टनम से हैदराबाद मतलब वो पश्चिम की ओर पहले जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा ना विशाखापट्टनम से, और फिर इंदौर जाएगा। तो बिल्कुल वो एकदम ऊपर तो नहीं होगा, थोड़ा तिरछे में जाएगा, पूरी तरह से पश्चिम भी नहीं होगा, पूरी तरह से उत्तर भी नहीं, इसलिए उत्तर पश्चिम हो जाएगा। तो पहले पश्चिम जाएगा हैदराबाद, फिर इंदौर की तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन तिरछे में जाएगा, इसलिए उत्तर पश्चिम होगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। कई गलतियां आज हो रही हैं, नंबर सबके कम आने वाले हैं, तो प्रैक्टिस की जरूरत बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर ध्यान दीजिएगा कि भाई इसमें क्या पूछ रहा है, आप क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि कौन सा जो कथन है वो क्या है, गलत है। गलत को आपको ध्यान देना है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना और कर्नाटक से घिरा है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना अपनी राजधानी साझा करते हैं। उड़ीसा आंध्र प्रदेश के भीतर सीमा साझा नहीं करता है। गुजरात मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। सी वाला ऑप्शन थोड़ा सही करके पढ़ेंगे, उड़ीसा आंध्र प्रदेश से सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में वहां मिस्टेक हुआ है। नंबर 12 का आंसर करेंगे। बहुत इजी है ये भी आप लोग फटाफट बता सकते हैं। हाँ गुड, आंसर तो आने शुरू हो गए हैं। एंड सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। जीरो जीरो हो गया रोहित जी का। मैप में बड़ी दिक्कत है, एक बड़ा मैप खरीदिए और वॉल पे लगाइए और उसको स्टडी करिए, इसका कोई दूसरा अल्टरनेट रास्ता नहीं है। मैप की आपको तैयारी मैप सामने रख के ही करनी पड़ेगी। हाँ सी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ यू राइट, बिल्कुल सही सब जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और भाई जिनको क्लास अच्छी लग रही है वो लाइक ज़रूर करके जाना, बिना लाइक के मत जाना, तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, भाई बच्चों को क्लास अच्छी लग रही है। चलिए 13 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। फिर से आ गया इनकरेक्ट, ध्यान दीजिएगा कौन सा कथन गलत है। ये कंफ्यूज करने के लिए आता है एग्जाम में, इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। असम भारत के पूर्वी भाग में मौजूद है। राजस्थान अपनी उत्तरी सीमा पर पंजाब से घिरा हुआ है। हरियाणा उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे, छोड़ दीजिए, सी वाले ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश झारखंड के साथ सीमा साझा करता है, इसमें एक गलत कथन है। सी वाले को आप ऑप्शन में भी मत रखिए, वो थोड़ा कुछ मिस्टेक हो गया उसमें छपने में। इसका जो राइट आंसर है वो डी है। माही जी का आंसर सही आया है, टीना जी का सही है, निधि जी का भी सही है, ज्योति जी का भी सही है, रोहित जी का भी सही हो गया। अब जीरो नहीं रहे रोहित जी, नंबर ले आए हैं। हाँ तो डी जिनका आंसर है बिल्कुल सही आंसर है कि मध्य प्रदेश जो है झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे बीच में कौन आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है। देखिए मैप में, मेरे पास यहाँ सामने मैप नहीं है लेकिन मैं आप लोग को बता सकती हूँ कि बीच में छत्तीसगढ़ आ जा रहा है। डिवाइड हो गया ना, पहले टच होता था लेकिन अब छत्तीसगढ़ बीच में आ जाता है। और ये टोटल पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा, इन सभी के साथ जो है ये अपनी सीमा जो है वो साझा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फोर्टीन क्वेश्चन। What will be the direction of travel from कानपुर टू रांची एंड फ्रॉम रांची टू भुवनेश्वर। ये एक और क्वेश्चन हमारा था, उसी तरह का है ये भी।
कानपुर से रांची और रांची से भुवनेश्वर की यात्रा किस दिशा में होगी? बहुत इजी है। अब इसको सही करिए। यूपी में है कानपुर, फिर आपको रांची आना है झारखंड में, और फिर आपको उड़ीसा जाना है। ऐसे आप इसको सोचिए और देखिए किसका कहाँ कहाँ जगह है, किस किस दिशा में वो जाएगा। इसका राइट आंसर जो है वो ए होगा। फिर मिस्टेक कर रहे हैं आप लोग, माही जी का सही आया है आंसर। इसका राइट आंसर ए होगा। देखिए कानपुर आपका यूपी में हो गया, वहां से आप कहाँ आ रहे हैं, रांची आ रहे हैं। पूरी तरह से वो दक्षिण में भी नहीं है, पूरी तरह से पूर्व में भी नहीं है, क्योंकि वो कौन सा एरिया हो गया आपका, झारखंड हो गया। तो आप दक्षिण पूर्व में आएंगे और फिर वहां से सीधे नीचे चले जाएंगे उड़ीसा की तरफ, तो आपका फिर दक्षिण होगा सीधे सीधे। तो इसका राइट आंसर ए होगा आपका, सीधा सिंपल आंसर है। ठीक है, चलिए कल एक बार अगर हम फिर और जब मैप वाले लाते हैं तो उसमें फिर मैं मैप के सहित एक बार आप लोग को कराऊंगी। विदाउट मैप इसलिए कराया कि आप लोग खुद अपने मैप में देख करके प्रैक्टिस करेंगे, ये भी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? फिर से आ गया इनकरेक्ट। ठीक है, बहुत इनकरेक्ट वाले आ रहे हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा। एग्जाम में इस तरह का पैटर्न भी ज़रूर रहता है कंफ्यूज करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इको टूरिज्म का उद्देश्य प्रकृति के संरक्षण को बढ़ावा देना है। बी, इको टूरिज्म पर्यटकों के सामने प्राकृतिक सौंदर्य प्रस्तुत करता है। सी, इको टूरिज्म प्रकृति की सुंदरता के व्यावसायीकरण द्वारा प्रकृति का विनाश का कारण बनता है। और लास्ट है, भारत में इको टूरिज्म केरल उत्तर पूर्वी भारत में पाया जा सकता है। बहुत इजी है इसका भी आंसर, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तुरंत पता चल जाएगा। इसमें कथन जो गलत है उसको आपको चुनना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चुनना है। गौतम जी का आंसर सबसे पहले आया है एंड सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। सबके आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। निधि जी, माही जी, सविता जी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, बहुत अच्छा, बहुत सही आप लोगों का चल रहा है। ठीक है, तो इको टूरिज्म जो होता है इसके बारे में भी आपको मैंने पढ़ाया था जब ट्रैवल वाला चैप्टर चल रहा था। तो इको टूरिज्म जो है लोगों के द्वारा किया जाता है, कई अलग अलग उद्देश्य होते हैं इको टूरिज्म, जिसमें पहला उद्देश्य जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि वन संरक्षण के ऊपर रहता है। ये अलग अलग एनजीओज द्वारा भी किए जाते हैं, गवर्नमेंट भी कई सारे प्रोजेक्ट्स चलते हैं जिनके लिए ये टूरिज्म किया जाता है। लोग अपने ग्रुप्स में जाते हैं वहाँ पे, और कुछ लोग एनजीओज के थ्रू जानवरों की रक्षा के लिए जाते हैं। बहुत ही अच्छा माध्यम है कि हम पर्यावरण के साथ जुड़ करके उसके लिए कुछ करें, क्योंकि पर्यावरण का विनाश तो सभी कर रहे हैं, लेकिन कौन उसको संजोने का प्रयास कर रहा है। तो जो इको टूरिज्म जिन लोग करते हैं, पूरी अपनी व्यवस्था लेके जाते हैं, वो लोग प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कई सारे जो लुप्त हो रहे हैं जानवर या पेड़ पौधे, उनको बचाने के लिए वो भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो सी वाला पॉइंट है ये बिल्कुल गलत है कि इको टूरिज्म प्रकृति की सुंदरता के व्यावसायीकरण द्वारा प्रकृति के विनाश का कारण बनता है। तो ऐसा नहीं है, ये बल्कि उसको संरक्षित करने का ही काम करता है। और केरल में भी बहुत ज़्यादा इसके लिए काम हो रहा है। और जो हमारा उत्तर पूर्वी भारत है वो क्योंकि जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता से भरा पूरा है, इसलिए वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन चल रहा है। बहुत सही आंसर है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ द मून? निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा की सतह पर सुविधाओं का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो वहाँ पे उसकी फीचर्स हैं जो दिखाई पड़ते हैं। वहाँ कोई हवा नहीं, कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं, चिकनी सतह होती है। दूसरा है पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़। सी है पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। और लास्ट है न हवा, न गुरुत्वाकर्षण, न पानी। कौन सा होगा, चुनिए।
मैप डायरेक्शंस वंस अगेन। ओके ठीक है, कल हम एक बार थोड़ा सा मैप डायरेक्शन के बारे में और डिस्कस करेंगे। जो भी दिक्कतें आप लोगों को आ रही है हम एक बार और डिस्कस करेंगे। और मैं कुछ अब जो आप लोगों की क्लास आगे होने वाली है उसमें फिर क्वेश्चंस लाऊंगी जो विथ आप लोग को मैप शो होंगे, ठीक है। तो आप लोग को जो भी प्रॉब्लम्स होगी गौतम जी वो फिर सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। मैप वाला हम फिर ऐड कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सी इज़ द राइट आंसर और ज़्यादातर लोगों ने सी किया है। कुछ लोग थोड़ा डी में भी कंफ्यूज हो रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण वहाँ नहीं होता है सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी गुरुत्वाकर्षण देखिए होता है। चांद पे भी जो है गुरुत्वाकर्षण, जैसे हमारे धरती पे जितना गुरुत्वाकर्षण है उसका अगर हम 6 हिस्सा करते हैं तो उस 6 हिस्से का एक हिस्सा जो होता है उतना ही गुरुत्वाकर्षण चांद पर है। तो 1/6 हम कहते हैं कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण है। ये आप पढ़ेंगे, जैसे बुक्स वगैरह में आपको दिया रहता है तो उसमें लिखा होता है कि चांद पर 1/6 गुरुत्वाकर्षण होता है। तो ये 1/6 का मतलब ये होता है कि हमारी धरती पे जो गुरुत्वाकर्षण जितना हम महसूस कर रहे हैं उस तुलना पर वहाँ पे अगर हम इस गुरुत्वाकर्षण का 6 हिस्सा करते हैं तो उसमें से जो एक हिस्सा वाला गुरुत्वाकर्षण है वो वहाँ होता है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण वहाँ होता है, लेकिन वहाँ पानी नहीं है, वहाँ बहुत सारे गहरे गड्ढे हैं और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। ये उसका सबसे सही डिस्क्राइब करने का या उसके जो फीचर्स हैं उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये नोट डाउन करके रखिए, ये भी आपका ट्रेवल वाले चैप्टर से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेट्रोलियम फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन करना है। सुखद महक, पतला नीला रंग का तरल, गंध के बिना घना और गहरा तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल और बदबूदार पतला पीले रंग का तरल। ये पेट्रोलियम के बारे में आपको बताना है। बहुत इजी है, सभी जानते हैं, इसलिए आसानी से कर सकते हैं, कोई डाउट भी किसी को नहीं होगा इसमें। हाँ, तो सी के जो है आंसर 17 के सी ही आ रहे हैं सबके आंसर, इसलिए किसी को कोई डाउट नहीं है। क्योंकि पेट्रोल की बहुत बुरी स्मेल होती है, कई लोगों को तो वॉमिटिंग तक हो जाती है, इतनी गंदी लगती है उनको स्मेल। रंग बहुत गाढ़ा होता है, गहरे रंग का, वो खुद भी बहुत गाढ़ा होता है और गहरे रंग का तेल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ब्रोंज विच वॉज यूज इन मेकिंग बिग गन्स फाउंड इन द फोर्ट ऑफ गोलकुंडा। गोलकुंडा के किले में मिली बड़ी तोपों को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कांसे के बारे में सही कथन आपको चुनना है। पहला, कांस्य तांबे और टिन का मिश्र धातु है। कांस्य तांबे और प्लेटिनम का मिश्र धातु है। कांस्य एक तत्व है। कांस्य तांबे और जस्ता का मिश्र धातु है। इसको क्वेश्चन को भी मैंने देखा है कि बहुत घुमा घुमा के पूछा जाता है, ये सेम क्वेश्चन। कई लोगों को वॉमिटिंग्स होती हैं स्मेल के कारण और कई लोगों को नहीं होती है। 18 का जो है मैं इसके पहले भी करा चुकी हूँ, सिंपल क्वेश्चन था, तब आपको सिर्फ उसके बारे में उसके फीचर्स बताने थे। हाँ, ए इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं कि कांस्य और तांबे, कांस्य जो है तांबे और टिन का मिश्र धातु, ये एलॉय होता है, दो तरह के धातुओं को मिला करके बनाया जाता है। और इसमें जैसे ये गोलकुंडा के किले का एक इसमें लिख दिया ना लाइन, वैसे ही एक बार और क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें डायरेक्ट पूछा था कि जो कांसा होता है उसके बारे में बताइए। इस तरह से एक डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार था। और एक बार एक क्वेश्चन मैंने कराया था, उसमें कैसे पूछा था कि जो पुराने समय में बर्तन बनाया करते थे लोग, कांसे के बर्तन, वो उसमें क्या खास बात रहती थी उसके बारे में बताना था, उसके फीचर्स बताने थे। इस तरह से क्वेश्चन में वही बात होती है जो कल मैंने बताया और माही जी ने कहा था कि या तो आप डायरेक्ट दादा का नाम पूछिए या अपने पापा के पापा का नाम पूछिए, ये वाली बात होती है। तो ये क्वेश्चन भी सीधे सीधे भी पूछ सकता है या घुमा फिरा के आंसर, लेकिन आपका आना यही है कि जो कांसा होता है वो तांबे और टिन को मिला करके एक मिश्र धातु जिसको एलॉय कहते हैं वो होता है। क्लियर है सभी को? चलिए
सेलेक्ट द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, उसे चुनना है जो अन्य से भिन्न है, अलग है, उसको आपको चुनना है। ग्रीस, कोल, पेट्रोल और पैराफिन वैक्स। बहुत अच्छा एग्जाम्पल कल माही जी ने दिया था, मुझे बहुत पसंद आया था, सही है बिल्कुल। इसका आंसर करिए, गलती मत करिएगा, बहुत इजी आंसर है। अब जो है सबको लगेगा कि भाई मैडम जो है हमको गलत बता रही हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका आंसर जो है वो क्या होगा, बी होगा, डी नहीं होगा, है ना। कई लोग जो हैं वो डी आंसर कर रहे हैं, पैराफिन मोम। लेकिन जो पैराफिन मोम जो होता है वो भी पेट्रोलियम से बनता है। पेट्रोल भी पेट्रोलियम से, ग्रीस भी पेट्रोलियम से, ये सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं। लेकिन कोल जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनमें से हमको क्या चुनना था, जो डिफरेंट हो। तो डिफरेंट कौन सा है इसमें, कोल मतलब कोयला। कोयला इसमें से अलग हो जाएगा। ग्रीस, पेट्रोल और पैराफिन, ये तीनों जो हैं पेट्रोलियम के प्रोडक्ट हो जाते हैं, इसलिए ये तीनों एक जैसे हो जाएंगे और कोयला इसमें से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी होगा। जिन्होंने बी किया है वो सभी सही है, लेकिन काफ़ी सारे लोग शुरू में डी भी किए हुए हैं, तो वो अपना आंसर को करेक्ट करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। और करेक्ट आंसर इज बी, कोल मतलब कोयला। और क्यों है उसका रीज़न भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। द स्किल रिक्वायर्ड टू रीड अ मैप इंक्लूड, कल मैंने समझाया था आप लोगों को इसके बारे में। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है, क्या क्या उसमें आपको ध्यान देना है। चलिए इसको खुद पढ़िए, समझिए और बताइए। इसके बारे में मैंने आप लोगों को क्वेश्चन आंसर में पहले भी कराया हुआ है। पेट्रोल नहीं है, लेकिन जो उसके ऑप्शंस थे ना वो सारे पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट थे, ठीक है। लेकिन जो कोल है वो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए वो अलग है, हमें अलग चुनना था, ठीक है रोहित जी। ये क्वेश्चन जो है ये भी कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, सीटेट के ही क्वेश्चन है ये ज़्यादातर, मोस्टली जो हमारे टॉपिक के हैं, थीम से ही आपका, मैंने इसलिए तो बताया आप लोगों को कि ये ट्रेवल वाली थीम से लिए गए क्वेश्चन है, सीटेट के ही क्वेश्चन है ये, क्योंकि इनको ट्रेवल की थीम से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, बी इज द राइट आंसर। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता, है ना। आप जो मैप में पढ़ रहे हैं उनकी सापेक्ष स्थिति ही पूछी जाती है कि ए से बी की सापेक्ष स्थिति क्या होगी, डायरेक्शन आपको बताना है, बी से उसकी सापेक्ष क्या होगी। तो ये डायरेक्शन को तो हमें समझना सबसे पहला काम होता है ना। आवश्यक चीज़ जो होती है जब हम मैप पढ़ने जाते हैं तो हम नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट इसको ही तो पहले पढ़ते हैं, ठीक है। ज्योति जी का नंबर भी आ गया और बाकी लोग भी अपना नंबर शेयर करेंगे, कितना कितना नंबर किसको मिला आज। और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मुझे लगता है कि मैं और अच्छा कुछ आप लोगों के सामने लेकर के आऊँ, जिससे आप लोगों को और ज़्यादा बेनिफिट मिले एग्ज़ाम में और हेल्प मिले। देखिए सेम क्वेश्चन कई बार तो देखे हैं मैंने कि बिल्कुल सेम ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं, ऑलमोस्ट ऑप्शन भी यही रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ कभी कभी घुमा के, जैसे मैंने बताया ना कि एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से पूछा जा रहा है, तो अब वो कौन सा वाला टाइप पूछेगा वो नहीं कह सकते, लेकिन मेन जो चीज़ रहेगी आपकी वो वही रहेगी। कोई बात नहीं रोहित जी, मुझे पता है आपको डायरेक्शंस में दिक्कत हो रही है, बट जिनको जिनको प्रॉब्लम आ रही है, नंबर तो सब अच्छे लाए हैं, कुछ लोग के कम भी आए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जिनको भी दिक्कत आ रही है, जिनके नंबर भी कम लग रहे हैं, वो क्या करेंगे, मैप लेंगे और अभी भी समय है और थोड़ा मैप में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि देखिए कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से आने ही आने हैं आपके, तो वो सीधे सीधे आपके नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो जिन्होंने भी अभी क्लास नया ज्वाइन किया है, जो
सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे वीडियोस देखेंगे, तो देखिए सब्सक्राइब करेंगे और हमारे वीडियो वाले ऑप्शन में आप आते हैं तो आपको नेट की और सीटेट की सारी क्लासेस यहाँ पे दिखाई देंगी। और अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट में जो है आपको सब्जेक्ट वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि अगर आपको हिंदी का चाहिए तो हिंदी का, इंग्लिश का, ईवीएस का, आपका नेट की जो क्लासेस होती हैं उसका अलग से, पूरे आपके सब्जेक्ट वाइज उसमें प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिससे कि आपको काफ़ी इजी होगा। एंड थैंक यू सो मच क्लास में जुड़ने के लिए, और कल भी ज़रूर आइएगा। हमारी एवरीडे की क्लास देख ही रहे हैं आप लोग, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कितना इम्पोर्टेंट हमारा सब क्लास चल रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे और रिलेटेड रहेंगे सारे, तो आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और प्रैक्टिस अपने घर में जारी रखिए, जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। गुड नाइट एंड टेक केयर। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम पर।